नमस्कार, एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। पेपर लीक मामले में सरकार का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में बनेगी एसआईटी। जांच पूरी होने तक परीक्षा परिणाम पर भी रहेगी रोक। पूरे मामले में शासन ने दिए कड़े निर्देश। 1 महीने के भीतर जांच पूरी करने के भी आदेश दिए गए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां पर जांच पूरी होने तक परीक्षा परिणाम पर रोक रहेगी। तो पूरे मामले में शासन ने कड़े निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 1 महीने के भीतर जांच पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। तो देहरादून में पेपर लीक मामले में सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी बनाई जाएगी, कहा गया है। तो पूरे मामले पर शासन ने कड़ा रुख भी अपनाया है और ऐसे में पेपर लीक मामले में सरकार का यह बड़ा फैसला है, जहां पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से ये जांच पड़ताल भी कराई जाएगी। उनकी अध्यक्षता में एक टीम का गठन होगा। तो 1 महीने के भीतर जांच पूरी करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पेपर लीक मामले में सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है। अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी बनेगी और जांच पूरी होने तक परिणाम पर रोक भी रहेगा। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि परीक्षा का जो परिणाम है उसको 1 महीने तक उस पर रोक रहेगी। पहले एसआईटी की जांच पूरी होगी, उसके बाद ही परिणाम घोषित होगा। तो राज्य सरकार ने बड़ा फैसला भी इस दौरान ले लिया है पेपर लीक मामले पर। और ऐसे में हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनके निगरानी में एसआईटी जांच की जाएगी। अब जैमर किस प्रकार आयोग लगाती है, अगर आयोग ऐसे कोई तथ्य या कोई सरकार से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहेगी या मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेगी तो हम बताएंगे। वैसे जैमर लगाने का, किस कंपनी से लगाने का, ये सारा निर्णय आयोग लेती है। हमने कहा ना कि आयोग के वर्किंग में, डे टू डे वर्किंग में राज्य सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। अब देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी जांच करती है, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, तो उस जांच से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एज पर प्रोसीजर अपना काम करेगी। यही एक उद्देश्य है एसआईटी गठित करने का, कि कोई भी फिक्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं है। जो रेलेवेंट इस परीक्षा से संबंधित जो तथ्य, जो जांच से बिंदु आएंगे, इसका खुला स्कोप है। पूरे राज्य का जुरिस्डिक्शन है। जो भी तथ्य होंगे ये एसआईटी फ्री रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी उन सब तथ्यों को प्रोब करने के। सर, जो खालिद कल पकड़ा गया उस पर कोई अपडेट सर कुछ बताया हो उसने, क्योंकि क्या कुछ रहा है अब तक? देखिए, जो एसआईटी की जो हेड हैं इस समय, जया बलूनी, एसपी रूरल देहरादून, वो इस संबंध में आप लोग को ब्रीफ करेंगे। मेरे ख्याल से 6 बजे का टाइम उन्होंने अपनी ब्रीफिंग के लिए रखा है। तो इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स और आज तक की प्रोग्रेस। जी हाँ, फुली केपेबल मानते हैं। शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर। और अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है पुलिस का, वो बहुत थॉरो प्रोब हुआ है। बल्कि जो इमीडिएट 48 घंटे में जितने बिंदु वर्कआउट हुए हैं, एंड उनके साथ हम एसटीएफ साइबर सेल, जैसा कि निर्णय लिया गया है राज्य सरकार द्वारा, एक एसआईटी की पूरी टीम उनके असिस्टेंस की होगी और सुपरविजन रहेगा एक रिटायर्ड ऑनरेबल जज का। तो ये पूरी तरह कॉम्पिटेंट है टीम और इसका फ्री हैंड है, फ्री जुरिस्डिक्शन। अब सरकार ने क्या कुछ एक्शन लिया है पेपर लीक मामले पर? देखिए विशाल, पेपर लीक मामले को लेकर जो है सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। और जिस तरह से लगातार जो है मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे थे, उसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी की गई, उससे पूछताछ की जा रही है। तो वही जो है एक रिटायर्ड जज के जो है नेतृत्व में जो है एसआईटी का गठन किया है, वह जांच करेगी और 1 महीने के भीतर पूरे मामले की जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। इस दौरान ये भी कहा गया है कि जो पेपर लीक मामले पर जो है उस दौरान पेपर हो रहा था, उसका जो रिजल्ट है उस पर रोक रहेगी। यानी कि 1 माह तक जब तक ये जाँच चलेगी, उस दौरान जो है उसका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। पहले
पहले हर पहलू पर जो है वो जांच की जाएगी एसआईटी के द्वारा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से जैमर्स लगाए गए थे, तकनीकी हर पहलू पर भी जांच करना बहुत आवश्यक है। और ये भी जांच करना होगा कि जिस केंद्र पर खाली था वहाँ आखिरकार फ़ोन कैसे पहुँचा, वहाँ उस केंद्र पर जैमर किस तरह से काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, क्या वजह थी, पूरी जानकारी इसमें जो है वो जुटाने का प्रयास जो है जो रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है वह टीम करेगी। और इस पूरे पहलू का जो है एक एक दृष्टिकोण से जांच करने के बाद दूध का दूध पानी का पानी जो है वो प्रशासन शासन की ओर से किया जाएगा। तो यानी कि जिस तरह से कल बैठक हुई और बैठक के बाद जो है अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए जानकारी दी गई कि किस तरह से अब इसके हर पहलू पर जांच होगी, किस तरह से टीमों का गठन कर दिया गया है और अब किस तरह से जांच हो रही है, क्योंकि खालिद से भी लगातार पूछताछ चल रही है, वही असिस्टेंट प्रोफेसर से भी लगातार हर पहलू पर जांच और पूछताछ हो रही है। तो निश्चित तौर पर अब जो एक एक पहलू से निकल कर सामने आ रहा है उसका हर दृष्टिकोण से, और सबसे महत्वपूर्ण है उस केंद्र पर जो कर्मचारी थे उनकी जांच होना, क्योंकि वहां पर उनको संदिग्ध माना जा रहा है, क्योंकि वहां फोन पहुंचना और उसी सेंटर पर जैमर ना होना जिस कक्ष में खालिद बैठा था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वहाँ आखिरकार जैमर क्यों काम नहीं कर रहा था, आखिरकार वो पेपर के 3 जो पेपर थे वो बाहर कैसे सोशल मीडिया पर पहुँचे, किस तरह से बाहर सुमन तक पहुँचे। तो ये पूरी जांच जो है वो की जाएगी और एसआईटी पूरी जांच करने के बाद जो है 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट शासन को देगी। उसके बाद किस तरह से इनमें जो दोषी निकल कर सामने आएंगे उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है। हालांकि जो है सीधे तौर पर हम देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया है कि नकल जो माफिया हैं, जो नकल जिहाद का काम करने का काम कर रहे हैं, जो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनको मिट्टी में मिलाने का काम सरकार करेगी। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा बयान है और इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई जो आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। इसका जो इशारा है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से हो गया है, यानी कि इस पूरे मामले पर जो है तह तक जो है जांच होनी है और हर पहलू पर जांच होकर जो भी दोषी इसमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। जी, लेकिन योगेश, ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो इसको लेकर विरोध भी जता रहे हैं और एक और तो नकल विरोधी कानून राज्य में बनाया जाता है, दूसरी तरफ ये भी देखने में नजर आता है कि इस तरह के आरोप लगते हैं। हालांकि प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, क्या ढिलाई बरती जा रही है इस सब प्रक्रिया में? हाँ देखिए, लगातार अगर प्रशासन की हम बात करें तो वह जिस तरह के इनपुट मिल रहे हैं उस तरह के इनपुट पर जो है लगातार जो है छापेमारी की जा रही थी और खालिद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था इस पूरे मामले की और उसको जिस तरह से गिरफ्तार किया है उससे पूछताछ की जा रही है और कहीं ना कहीं देखो बच्चों के भविष्य की बात है और ऐसे में लगातार देखा जाए तो वह लगातार वहाँ पर डटे हुए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि इस पर पूरा मामले पर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कैसे पेपर लीक हुआ है उनके भविष्य की बात है, क्योंकि वो 2 से 3 सालों से लगातार प्रयास कर रहे थे कि जब ये पेपर देंगे तो निश्चित तौर पर वह अपनी सफलता की सीढ़ी को चढ़ पाएंगे। लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं इस तरह के मामले सामने आए और एक पेपर लीक का मामला कुछ ही मिनट के बाद जो है सोशल मीडिया पर एक पेपर गूंजने लगा जो उसी से संबंधित था और उसके बाद प्रशासन का जो हड़कंप में आया और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई प्रारंभ की गई। तो लेकिन निश्चित तौर पर वो जो युवा है वो लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि इस पर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है और सरकार भी लगातार उनसे अपील कर रही है कि आप धैर्य बनाए रखिए, आप जो है आप सरकार पर जो है पूरा विश्वास रखिए। सरकार एक ऐसी कार्रवाई करेगी जो आने वाले वक्त में एक बड़ी नज़ीर बनेगी, ताकि जो है इस तरह के माफिया, इस तरह के जो नकल के जो जिहादी हैं वो जो है आने वाले वक्त में इस तरह का कदम नहीं उठा पाएंगे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बरेली से बड़ी खबर मिल रही है, रिश्वत लेने वाला दरोगा हुआ सस्पेंड। मुकदमे में मदद के नाम पर मांगी थी रिश्वत। दरोगा सतीश कुमार ने ली थी 35,000 रुपये की रिश्वत। वीडियो वायरल का एसएसपी बरेली ने भी संज्ञान लिया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर रिश्वत लेने वाला दरोगा सस्पेंड कर दिया गया है। यह भी बताया गया कि मुकदमे में मदद के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। 35,000 रुपये की रिश्वत दरोगा सतीश कुमार ने ली थी और ऐसे में इसका वीडियो भी वायरल हुआ, जिसका संज्ञान एसएसपी बरेली ने लिया और तत्काल प्रभाव से दरोगा को सस्पेंड भी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रिश्वतखोर बताया जा रहा है दरोगा और ऐसे में वीडियो वायरल भी हुआ, जिसका संज्ञान एसएसपी बरेली ने लिया और दरोगा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया है। यह बताया जा रहा है कि 35,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। और ऐसे में जब मामला एसएसपी के संज्ञान में आया तो उन्होंने बड़ी कार्रवाई भी की है। और संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला था और क्या कार्रवाई अभी तक देखने को मिली है? देखिए मिस्टर, ये जो पूरा मामला था बरेली की थाना दरोगा क्षेत्र का, जहाँ पर एक दरोगा है जिसका नाम सतीश था,
जिसने मुकदमे में मदद करने के नाम पर रिश्वत मांगी और लगातार उस पर दबाव बना रहा था। जब पीड़ित व्यक्ति ज्यादा परेशान हो गया तब उसने दरोगा सतीश को 35,000 रुपए रिश्वत दी, जिसका एक सीसीटीवी कैमरे में इसकी पूरी वारदात कैद हो गई। उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गए। जब वीडियो वायरल हुआ तो बरेली के एक एसएसपी अनुराग आर्य ने इसका तुरंत संज्ञान लेकर दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करी और तत्काल प्रभाव से उसे सस्पेंड कर दिया गया। जी दीपक, कहाँ का ये वीडियो है, कहाँ का ये वीडियो बताया भी जा रहा है जहां पर ये रिश्वत लेता हुआ दरोगा आया है पकड़ में? क्या ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये किसी मकान का है यहाँ पर पहले से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यहाँ दरोगा को बुलाया कि दरोगा लगातार उसको पीड़ित कर रहा था, लगातार उसको दबाव बना रहा था और मुकदमे में मदद करने की बात कह रहा था कि मदद तब होगी जब आप पैसे दोगे। तब उसने बाहर पैसे देने की कोशिश की तो बाहर पैसे लिए नहीं, उन्हें अंदर बुलाया, मगर दरोगा अपने ही जाल में फंसता चला गया और जहाँ पर उसने पैसे लिए वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जहाँ पर उसकी पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। जी बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने आजम खान की रिहाई पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि उनकी रिहाई कोर्ट का विषय है और वो कोर्ट के विषय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इस विषय में कानून अपना काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश में कानून के उल्लंघन की किसी को छूट नहीं है। ये कानून अपना काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश में कानून के उल्लंघन की किसी को भी छूट नहीं है। विषय कोर्ट में है, कोर्ट के विषय पे टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं है। पर हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मुजफ्फरनगर के दंगे में जो निर्दोष लोग जेल गए, हजारों किसान परिवार बर्बाद हुए, हजारों किसान परिवारों को निर्दोष मुकदमा झेलना पड़ा, लंबे समय तक जेल रहना पड़ा, तो कहीं ना कहीं उनका पाप जो किया है वो भुगतना तो पड़ेगा। और उनकी जो बद्दुआएं हैं, जिन लोगों को अकारण बिना किसी कारण के वोटर लिस्ट में नाम देख करके ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए थे। जो मथुरा 25 तारीख को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने को लेकर पूरा नगर निगम प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जहां मथुरा वृंदावन नगर निगम की कई टीमें शहर में साफ सफाई में जुटी हुई हैं, तो वहीं निगम की टीम पूरे शहर वृंदावन से लेकर मथुरा तक सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण को भी साफ करने में जुटी हुई है। जहां सहायक नगर आयुक्त R.K. त्यागी के निर्देशन में कई बुलडोजर और मशीन के साथ ट्रैक्टर और निगम की टीम ने सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण को भी हटाया है। इससे 25 सितंबर को माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का मथुरा वृंदावन में कार्यक्रम प्रस्तावित है और नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा उनके आगमन स्थल से लेकर के और उनके प्रस्थान तक सभी स्थानों पे जहाँ जहाँ उनका आवागमन है उस रूट पे और स्थानों पर जो भी नगर निगम के इस तरह से कार्रवाई होनी है, चाहे रोड की पेचिंग है, साफ सफाई है और पेंटिंग है, वो सब कार्य किया जा रहा है। विभिन्न विभागों के जिला प्रशासन के निर्देशों के क्रम में और उनसे सामंजस्य स्थापित करते हुए नगर निगम की पूरी टीम, सभी अधिकारी इसमें लगे हुए हैं और सफाई की भी स्पेशल अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो कि शिफ्टों में कार्य कर रही हैं। सर, बात करें अतिक्रमण की तो कहाँ से हटाया जा रहा है? जहाँ जहाँ मुख्य रूट है, जहाँ से माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का
आवागमन है वो मार्ग हैं, मुख्य मार्ग हैं। इसके अलावा उससे उस मार्गों पे आने जाने वाले अन्य मार्ग हैं, वहाँ से भी अतिक्रमण हटवाया जा रहा है और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की जा रही है। कानपुर के सिसया घाट स्थित नवीन सभागार में जीएसटी में हुए बदलाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जीएसटी में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि मोदी सरकार ने जीएसटी की दरों में जो कमी की है ऐसे पहली बार हुआ है। इससे न सिर्फ गरीब मध्यम वर्ग यहाँ तक कि उच्च वर्ग के लोगों को भी राहत मिली है। देखिए, जीएसटी जो उसमें सुधार हुआ है, कमी हुई है, आज़ाद हिंदुस्तान की पहली घटना होगी जब टैक्सों में कमी आई है और जनहित में टैक्सों में कमी आई है, वरना हमेशा टैक्स बढ़ते ही रहे हैं जो भी सरकारें आई हैं। और इससे अगर एक सरल भाषा में मैं कहूँ, बहुत कंक्लूड कर दूँ कि जो टैक्सों में सुधार हुआ है जीएसटी में, उससे रोटी सस्ती हुई है, कपड़ा सस्ता हुआ है, मकान सस्ता हुआ है। और यही तीन आवश्यकता, मूल आवश्यकता जनता की होती है, आम आदमी की होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। यूपी के संभल के सदर कोतवाली इलाके में विवादित धर्म स्थल शाही जमा मस्जिद में महज 150 कदम की दूरी पर स्थित एक अवैध दुकान पर बड़ी कार्रवाई की गई है। चक्की के पाट के पास वक्फ की दुकान के अवैध रूप से संचालित बेसमेंट को सील कर दिया गया है। एसडीएम संभल विकास चंद ने बताया है कि यह दुकान लंबे समय से वक्फ बोर्ड की स्वीकृति के बिना संचालित की जा रही थी। 9 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जिलाधिकारी को आदेश जारी किया था कि इस बिना अनुमति बनी दुकान को तुरंत हटाया जाए। तहसील संभल में कस्बा चक्की का पार्ट में बेसमेंट में एक दुकान संचालित है जो कि बिना अनुमति के बनाई गई है। उसमें उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का एक ऑर्डर है 9/1/24 का, जिसमें माननीय बोर्ड ने जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया है उस दुकान को जो बिना अनुमति की है उसको हटाने के लिए। तो उसी के क्रम में आज माइनॉरिटी विभाग के अधिकारी और मजिस्ट्रेट को नामित करते हुए वहाँ पे वो अनुमति के बिना संचालित दुकान को बंद कराया जा रहा है। जी हाँ, बिना अनुमति के उसमें बनी है। कब से संचालित? काफी समय से है। ये 9/1/24 को माननीय बोर्ड का ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अनुपालन में आज कार्रवाई की।